एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर मापन एवं मूल्यांकन की फर्स्ट यूनिट के बारे में। पिछली वीडियो में हमने मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ एवं उसकी परिभाषाएं तथा शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन की आवश्यकता के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मापन एवं मूल्यांकन के कार्यों एवं उद्देश्यों को पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे। शिक्षा में मापन व मूल्यांकन के प्रमुख कार्य तथा उसके विशिष्ट उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। फिर उत्तर में लिखेंगे शिक्षा में मापन के प्रमुख कार्य। इसके अंतर्गत डॉक्टर अस्थाना ने शिक्षा में मापन के निम्नलिखित कार्य बताए हैं। सबसे पहले है अनुसंधान। अनुसंधान कार्य में भी मापन का प्रयोग किया जाता है। इस संबंध में कहा गया है कि अनुसंधान में परीक्षणों का व्यापक उपयोग किया जाता है। इस हेतु दो प्रकार के समूह लिए जाते हैं। पहले नियंत्रित समूह और दूसरा प्रयोगात्मक समूह। फिर दूसरा कार्य पूर्व कथन करना। भविष्य के संबंध में वर्तमान के आधार पर निर्णय लेना ही पूर्व कथन है। इस संबंध में लिखा गया है, यह मापन एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसके अंतर्गत किसी चर से परिणामों के आधार पर यह ज्ञात किया जाता है कि भविष्य में किसी व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। फिर थर्ड है चयन तथा वर्गीकरण। इसके अंतर्गत इसके लिए विभिन्न परीक्षणों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु तथा विशेष प्रकार के गुणों, योग्यताओं आदि को रखने वाले व्यक्तियों के वर्गीकरण हेतु किया जाता है। फिर फोर्थ है तुलना करना। विभिन्न गुणों या चरों की परस्पर तुलना करना मापन का महत्वपूर्ण कार्य है। मनोवैज्ञानिकों ने मापन के इस कार्य पर विशेष बल दिया है क्योंकि इस प्रक्रिया का दो गुणों, दो समूहों अथवा दो व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से अत्यंत महत्व है। फिर फिफ्थ है निदान करना। शिक्षा के क्षेत्र में निदान के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रविधियों एवं परीक्षणों को अधिकाधिक बनाने में मापन की प्रक्रिया सहायक होती है। फिर हेडिंग डालेंगे शिक्षा में मूल्यांकन के प्रमुख कार्य। इसके अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार के कार्यों को करता है। अतः मूल्यांकन के कार्यों को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अनुदेशन सुधार है सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत शिक्षण के दौरान शिक्षक यदि मूल्यांकन का सही तथा विवेकपूर्ण प्रयोग करे तो उसे अनुदेशन को आगे बढ़ाने और उसमें आवश्यक सुधार लाने में आसानी रहती है। किसी भी पाठ को पढ़ाने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक होता है कि विद्यार्थियों को क्या आता है। इन प्रश्नों का उत्तर शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन करके ही देता है तथा इस प्रकार के मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त परिणामों को आधार बनाकर किया गया अनुदेशन ही सहज तथा सुव्यवस्थित होता है। फिर सेकंड है स्कूल संचालक को सहायता प्रदान करना। छात्रों का मूल्यांकन करके स्कूल के संचालक तथा प्रशासक अनेक प्रकार से प्रशासन को सुनियोजित करते हैं। प्रत्येक सत्र के शुरुआत में अथवा कभी-कभी सत्र के बीच भी अनेकों छात्र विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु विद्यालय में सीमित स्थान होने के कारण इनमें से केवल कुछ ही छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। यह छात्र किस प्रकार से चुने जाएं, छात्रों को एक कक्षा से अगली कक्षा में मूल्यांकन की सहायता से ही स्थानांतरित किया जाता है। इतना ही नहीं, सरकार से प्राप्त अनुदान का औचित्य प्रतिपादन भी विद्यालय अधिकारी मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त परिणामों के संबंध में करते हैं। फिर है शैक्षणिक तथा व्यावसायिक निर्देशन में सहायता प्रदान करना। इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्रों को शिक्षा तथा व्यवसाय से संबंधित निर्देश देने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। छात्र की अधिगम क्षमता, बुद्धि, रुचि की जांच परीक्षणों के द्वारा करने के बाद ही इस प्रकार का निर्देश देना संभव होता है। अतः विद्यालय में ऐसे विषय चुनने में जो आगे चलकर उनके जीवन निर्माण में सहायक सिद्ध होंगे। मूल्यांकन शैक्षणिक तथा व्यावसायिक निर्देशन के माध्यम से सहायता करता है। फिर है पाठचर्या में उपयुक्त परिवर्तन लाने में सहायता करना। इसके अंतर्गत समाज परिवर्तनशील है, विश्व में परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दिन दुनी रात चौगुनी अभिवृद्धि होती जा रही है। शिक्षा एक विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिदिन नए सिद्धांत एवं प्रविधियां प्रतिपादित की जा रही हैं। पाठ्य सामग्री की सार्थकता को जानने के लिए शिक्षक मूल्यांकन पद्धति का सहारा लेते हैं। मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त परिणाम ही उन्हें पाठचर्या में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक आधार प्रदान करते हैं। फिर शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे।
शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मापन एवं मूल्यांकन की प्रणालियाँ अधिकांश वैध होती हैं। यदि हमारी परीक्षा हमारे उद्देश्य को मापने में सफल रहती है तो उसे हम वैध परीक्षा कहते हैं। फिर दूसरा है, मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। फिर थर्ड है, मापन एवं मूल्यांकन में हम व्यक्ति की सभी क्षेत्रों में उन्नति की परीक्षा कर लेते हैं। फोर्थ है, मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर मार्गदर्शन भी संभव है। फिफ्थ है, मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष विश्वसनीय होते हैं। सिक्स है, मापन एवं मूल्यांकन के आधार पर समस्याओं का निदान भी किया जा सकता है। सेवेंथ है, परीक्षा वैश्विक होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक प्रश्न और उसका उत्तर पहले से ही निर्धारित कर लेना चाहिए। अर्थ है, परीक्षा लेने के पश्चात विद्यार्थियों की योग्यता के बारे में हमें पूर्ण जानकारी हो जाती है। शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ही होनी चाहिए। फिर निष्कर्ष लिखेंगे। इसके अंतर्गत निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण व आवश्यक होते हैं, क्योंकि मापन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया के फलस्वरूप ही हम एक बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का पता लगाकर उसका सर्वांगीण विकास करने में उसकी मदद कर सकते हैं तथा शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन के विशिष्ट उद्देश्यों पर भी महत्वपूर्ण ध्यान देना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कंप्लीट हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी नई वीडियो आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके।